हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पढ़ाई करते चलते होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो छुट्टियां तो बीत रही हैं और स्कूल खुलने वाले हैं, और आप स्कूल खुलने से पहले, चैप्टर शुरू होने से पहले यहाँ पे चैप्टर ख़त्म भी होने वाला है। तो आज हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल सेल डिवीज़न पढ़ लेंगे, ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। एक प्लांट सेल मैंने लिया है, इस प्लांट सेल में वैक्यूल्स कैसे होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जनरली जो वैक्यूल्स होते हैं उनका काम होता है स्टोरेज का। जो भी सेल में जो चीज़ें बन रही हैं, आपको पता है सेल में बहुत सारी चीज़ें बनती रहती हैं, उनको कुछ चीज़ों को अच्छी हैं उनको भी स्टोर करना है, कुछ गड़बड़ चीज़ें उनको भी स्टोर करना है, ताकि जो गड़बड़ चीज़ें हैं वो पूरे सेल को ना इन्फेक्ट कर दें, ख़राब कर दें। इसके वजह से उनको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना है, तो वैक्यूल्स होते हैं उनके लिए। तो जैसे कि मान लो ये एक पूरा क्या है, ये एक सेल है। इस सेल में क्या है, सबसे आउटर में प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल होगा। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सेल वॉल एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये सेल वॉल किस चीज़ की मिल की बनी होती है, हमको पता है सेलुलोज की मिल की बनी होती है, क्योंकि ये प्लांट की सेल है। उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नीचे अब देखो बहुत सारे जो है सेल ऑर्गेनली हैं इसमें। यही जो एक एक सेल ऑर्गेनली को हम लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसमें जो है इस सेल के अंदर बहुत छोटे हैं, सब माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोप बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो दिखेगा भी नहीं। फिर इसी सेल के अंदर हमने जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा, न्यूक्लियस को पढ़ा, फिर उसके बाद गोल्जी अपरेटस को पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा। सेल के अंदर का जो अपना फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा, पेरोक्सीसोम, न्यूक्लियोलस, सब चीज़ें हमने देख लिया। ऐसे ही एक ऑर्गेनली है जिसको बोलते हैं वैक्यूल। इस वैक्यूल के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो ये वैक्यूल्स का काम, मोस्टली काम जो होता है वो स्टोरेज का होता है। आप देख रहे हो कि प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स का साइज काफ़ी बड़ा है, और कभी कभी तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनके सेल के अंदर जो है ये वैक्यूल लगभग 50 to 90% एरिया कवर कर लेता है। मतलब इतना बड़ा वैक्यूल होता है, लगभग बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। तो चलिए स्ट्रक्चर को तो हमने देख लिया है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखते हैं क्या क्या होते हैं वैक्यूल्स के। तो पहला जो मेन कैरेक्टर होता है, ये सॉलिड हो या लिक्विड हो, ऐसे मटेरियल्स को स्टोर करने वाला एक से एक थैली है, जो कि एनिमल्स के केस में स्मॉल होता है, जबकि प्लांट्स के केस में लार्ज होता है। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनमें 50 to 90% सेल मान लो सेल जितनी बड़ी है उसका 50 to 90% सेल वॉल्यूम का इतना बड़ा जो है वैक्यूल पाया जाता है। अब अगर प्लांट सेल के वैक्यूल की बात करें तो ये पूरी तरीके से सैप से भरा होता है, जो कि टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। मतलब बहुत सारे इसमें फ्लूइड भरे होते हैं। जैसे आप अगर एक पॉलीथीन लिए हो, उसमें अगर आपने हवा भर दिया और उसको आपने थोड़ा सा भी मारा तो फूट जाती है तुरंत, लेकिन अगर आपने एक उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भर दिया था, मारोगे तो वो जल्दी फूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही है। इसी तरीके से जो सैप है वो क्या करता है, मतलब जो वो लिक्विड पोर्शन भरा हुआ है वैक्यूल्स में, वो प्लांट्स को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को रिजिड बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बहुत सारे प्लांट की लाइफ साइकिल को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो वैक्यूल्स में सेव किए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अमीनो एसिड हैं, शुगर्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं और प्रोटीन्स हैं। ये सब क्या है, प्लांट्स के लाइफ साइकिल को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सब मॉलिक्यूल्स स्टोर किए जाते हैं प्लांट के वैक्यूल्स में। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, जैसे अमीबा है, तो अमीबा में फूड वैक्यूल्स हैं, इसका काम होता है फूड आइटम्स को स्टोर करना। और जब फूड आइटम्स को स्टोर करता है तो फिर इसका जो है अमीबा यूटिलाइज करता है अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए। बहुत सारे
ऐसे अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें स्पेशल टाइप का वैक्यूल पाया जाता है कि जो कि वेस्ट, जैसे मान लो वाटर ज़्यादा हो गया बॉडी में तो उसको बाहर निकालने का काम, या बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं सेल को, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो वैक्यूल्स के बारे में बस इतना ही दिया हुआ है क्लास 9 की एनसीईआरटी में, और बाकी फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा दे रखा है सेल के बारे में कि जैसे कि हमको पता है, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 में हमने ये चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से सेल में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, सेल प्लांट सेल में हो या एनिमल सेल में हो, कहाँ पे सेल वॉल पाई जा रही, कहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनली, ये सब चीज़ें मिल करके सेल का जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सेल बनाते हैं। और इस सेल का ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, सेल का ऑर्गेनाइज्ड वे में होना ज़रूरी है। सेल के अंदर ये सब जो मटेरियल्स हैं सेल के अंदर, चाहे वो न्यूक्लियस हो, गोल्जी बॉडी हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, या वैक्यूल्स हो, या जो भी चीज़ें हमने पढ़ा, उन सब चीज़ों का मिल करके आपस में एक जो है सेल के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम करते हैं। जैसे बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी सेल ऑर्गेनली आपस में जो मिल करके सेल को बनाती हैं, और इस सेल का ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़रूरी है कि अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक होता है, किसी भी पोर्शन को सेल से हटाते हैं, तोड़ देते हैं, तो फिर जो है जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे रिस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, ये सब चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाएंगी, प्रॉपर वे में नहीं हो पाएंगी, और धीरे धीरे सेल की डेथ होने लगेगी। सेल की डेथ होगी तो टिश्यू खराब होंगे, टिश्यू खराब होंगे तो ऑर्गन खराब होंगे, ऑर्गन सिस्टम खराब होंगे, और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म खराब होगा, ऑर्गेनिज्म जो है धीरे धीरे डेड हो जाएगा। तो इसलिए सेल की ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसको मेंटेन रखने का काम बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेल डिवीज़न किस तरीके से इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। और यहाँ पे इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़रूरी है। ये जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हमने डॉट में दिखाया, इनका अच्छे से हम लोगों ने इनका स्ट्रक्चर देखा हुआ है। ये लोग क्या करते हैं कि लाइफ को चलाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करने में ये सब हेल्प करते हैं। इसीलिए सेल को जो है स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट बोला जाता है लाइफ का, लाइफ में भी सेलुलर लाइफ का, जैसे कि हम लोग जानते हैं। करेक्ट डेफिनेशन अगर आपको जानना है सेल की क्या होती है तो लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था। या हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। तो सेल का इम्पोर्टेंस कितना है ये चीज़ें हम लोगों ने देखा। कल हम देखते हैं सेल का डिवीज़न कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और नोट्स बनाते चलें। और कोई भी डाउट आ रहा है कहीं पे भी तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। बाकी क्लास 9th के लिए वैक्यूल्स के बारे में अगर पूछा जाता है तो जो आपने स्ट्रक्चर देखा अभी उसको बनाना है, और फिर उसके बाद इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना है लाइन टू लाइन। एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक बार ये नोट्स बनाने के बाद एक बार आप लोगों को एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहें ताकि वो भी आके पढ़ाई कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।